नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री का सैम्पल पेपर, जिसका पेपर आपका फाइनल एग्ज़ाम 29 फरवरी को है। बहुत कम दिन बचे हैं, लगभग 4-5 दिन। वैसे तो मैं ये वीडियो पहले बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ नेट इश्यूज़ की वजह से नहीं बना पाए, लेकिन अभी बना रहे हैं। आप अभी भी कर सकते हैं। लगभग पैटर्न आप सबको पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं एक बार। आपको 21 प्रश्न 1-1 मार्क्स के आएंगे बेटा। 21 प्रश्न के बाद आपको लगभग 6 प्रश्न जो हैं वो 3-3 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद 3 प्रश्न आपके पास आएंगे 8-8 नंबर के, और वो 8-8 नंबर के प्रश्न आपको सिर्फ 3 ही लेसनों में से करने हैं। एक आपको करना है लेखन कला और शहरी जीवन, उसमें से। दूसरा आपको करना है नवजागरण वाले में से, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और तीसरा आपको करना है आधुनिकीकरण के रास्ते, यानी कि चाइना और जापान की हिस्ट्री से। यहाँ से आपको 3 बड़े 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बेटा आपको 3 पैरे आएंगे, जिन्हें हम स्रोत बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं। उनमें से आपसे 4-4 मार्क्स के, हर पैरे में से एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, बाकी दोनों प्रश्न 1-1 मार्क्स के। वो आपको करने हैं पहरे से पढ़कर। उसका उत्तर पहरे में भी हो सकता है और पहरे से बाहर भी हो सकता है। वो इसलिए है कि आपको आपकी एनसीईआरटी की जानकारी कितने अच्छे से है। उसके बाद आपके पास जो प्रश्न नंबर 34 होगा, वो होगा विश्व मानचित्र का, जो 5 अंक का होगा। उसमें 5 स्थान आपको मैप में भरने के लिए भी आ सकते हैं, या ऐसे भी आ सकता है कि 2 भरे भराए हों, आपको उन्हें पहचान कर अपनी आंसर बुक पे लिखना है, और 3 को आपको मैप में भरना है। तो जो ये सैम्पल पेपर है, ये आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा पेपर के लिए। इसे बहुत ध्यान से कर लीजिए। इसमें से कुछ प्रश्न भी आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पिछले साल 9 मार्च 2023 को आपका पेपर हुआ था, पिछले साल के बच्चों का 11वीं का। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप वीडियो देखिए, आपको वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। वहाँ से भी पेपर आता है पिछले साल में से, कि आप कितने अवेयर हैं, तो आपको वहाँ से भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो आपके पेपर जुलाई में, नवंबर में आपके हुए हैं सेट एग्ज़ाम, उसकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में हैं। वो पेपर भी ज़रूर देखिए, क्योंकि बड़े प्रश्न वहाँ से भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। तो प्लेलिस्ट में आपके पास अनेक असंख्य वीडियो हैं ऐसी, जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। क्विज़ की वीडियोस हैं, उन्हें देखना मत भूलें अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सुमेरियन भाषा की लिपि कौन सी थी? इसका सही आंसर है कीलाक्षर। दूसरा है रोम का प्रथम सम्राट ऑगस्टस। उसके बाद तीसरा है चंगेज़ खान का वास्तविक नाम क्या था? तेमुजिन। चौथा क्वेश्चन है किस शहर को जीतने के बाद चंगेज़ खान ने पूरी तरह से नष्ट करने के आदेश दिए थे? वो है निशापुर। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है किस शताब्दी में फ्रांस के एक प्रांत नारमंडी के राजकुमार के द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के द्वीपों को जीता गया? 11वीं शताब्दी। बेटा ये सामंतवाद वाले लेसन में से क्वेश्चन है, आपको 3 वर्ग। उसके बाद है नवजागरण संस्कृति का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? इटली में। देखो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है अब कि सामंतवाद का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? फ्रांस में। उसके बाद है किस विद्वान ने अमेरिका के मूल निवासियों को उदात्त उत्तम जंगली कहा है? इसका सही आंसर है रूसो। अब पेपर में हो सकता है आपको ऐसे आ जाए कि वर्ड्सवर्थ के शब्द या थॉमस जेफरसन के शब्द भी आ जाएं कि ये किन्होंने कहे हैं, ये किन्होंने। आपको टीचर ने ज़रूर बड़े क्वेश्चंस करवाए होंगे, उसे ध्यान से देखना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को, क्योंकि सबसे पहले जो सूर्य है वो जापान में ही दिखाई देता है। बेटा 8 प्रश्न 1-1 मार्क्स के ऑप्शन वाले थे। अब उसके बाद आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। शहरी जीवन की शुरुआत किस सभ्यता से मानी जाती है? मेसोपोटामिया से। किस इतिहासकार ने कहा था कि ट्राजन भारत विजय का स्वप्न देख रहा था? कैसियस डियो ने। तैमुजिन यानी कि चंगेज़ खान।
तैमूरज़िन ने चंगेज़ खान का नाम कब धारण किया? 1206 में। ये वही साल है जब वो सर्वे सर्वा बन जाता है पूरे मंगोलिया साम्राज्य का, और वहाँ से अपने विजय अभियानों को आरंभ कर देता है। उसके बाद है सेंट बेनेडिक्ट मठ कहाँ स्थित है? इटली में। इसकी जगह आपको आ सकता है कि क्लूनी मठ कहाँ है? ठीक है, वो भी इटली में। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे आपको। उसके बाद है नेटिव शब्द का क्या अर्थ है? नेटिव का अर्थ होता है मूल निवासी। अब हो सकता है आपको पेपर में आ जाए सेटलर शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि जो कहीं दूसरे स्थान से आकर बसे लोग होते हैं उन्हें सेटलर कहा जाता है। उसके बाद है मेसोपोटामिया डैश और डैश नदियों के बीच स्थित है? दजला और फ्रात। अब हो सकता है आपको रोम की दो प्रसिद्ध नदियां आ जाएं, राइन और डेन्यूब। उसके बाद है रोम का चांदी का सिक्का दिनारियस। हो सकता है आपसे सोने का सिक्का पूछ लिया जाए, ठीक है, सोलिडस। उसके बाद है मंगोल्स कबीले के सरदारों की सभा को क्या कहा जाता था? कुरिलताई। तो इसी प्रकार से मंगोल कबीले से संबंधित आपको कोई और नाम या कोई और चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद है शासक डैश शासक ने 1929 से 11 वर्षों तक पार्लियामेंट को बिना बुलाए शासन किया? उसका नाम है चार्ल्स प्रथम। डैश को रोम के राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया? पेट्रार्क, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। उसके बाद है बेटा 3 क्वेश्चन, 19वां 20वां 21वां। 12वें का पैटर्न भी सेम है। इसमें आपके पास क्या है बेटा? एक आपके पास है अभिकथन जिसे ए कहा गया, कारण आर। इसमें 4 ऑप्शन हैं। अगर ए भी सही है आर भी सही है तो आप ए ऑप्शन चुनें, ठीक है, यानी कि दोनों सही हैं और दोनों की व्याख्या, जो आर है वो ए की व्याख्या भी अच्छे से कर रहा है। अगर ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, व्याख्या नहीं करते, तो बी। अगर ए सही है, पहले वाला सही है, दूसरे वाला गलत है, तो सी ऑप्शन चुनें। और अगर पहला सही है और दूसरा आर वाला गलत है तो डी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं नेटिव यानी कि मूल बाशिंदा। पेपर में आप मूल निवासी की जगह मूल बाशिंदा भी लिख सकते हैं। का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा स्थान में ही पैदा हुआ हो। बिल्कुल सही। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में यह पद यूरोपीय लोगों के द्वारा उपनिवेश में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल सही, व्याख्या भी करता है, इसीलिए हमने क्या चुना? ए। उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन नंबर 20। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। बिल्कुल सही बात है। उनका मानना था कि जापान को एशिया का ही हिस्सा बना रहना चाहिए। ये गलत है बेटा, क्योंकि उन्होंने कहा था जापान को एशिया में से निकल जाना चाहिए, यानी कि एशिया को निकाल देना चाहिए अपने में से। हम क्यों कहें कि हम एशिया वाले हैं? तो ये लाइन जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, इसका मतलब सी ऑप्शन क्या आएगी? सी, ठीक है। ए सही है बट आर सही नहीं है। उसके बाद है अगला, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। एग्जैक्टली सही है। रूस में क्रांति 1917 में हुई, ये भी सही है, बट इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप नहीं बन रहा, ये व्याख्या नहीं कर रहे एक दूसरे की, इसीलिए आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 3-3 मार्क्स वाले प्रश्न। अब पहला जो प्रश्न आएगा 22वां, वो ऑप्शन में आएगा कि आप ये वाला प्रश्न कीजिए या ये वाला कीजिए। क्या ये कहना सही होगा कि खानाबदोश पशु चारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? वैसे तो खतरा थे या नहीं, लेकिन वहाँ के लोग मानते थे कि वो उनके लिए खतरा हैं। जो शहरों में रहने वाले लोग थे वो अपने लिए खानाबदोश यानी कि जो पशु चारक थे, जो लोग इधर से उधर अपने पशुओं को लेकर घूमते रहते थे, उन्हें अपने लिए खतरा मानते थे। क्यों मानते थे? उन्हें ऐसा लगता था कि उनके आने से यानी कि पशु चारकों के आने से शहरी जीवन बहुत प्रभावित होता है। वे जल स्रोतों को दूषित कर देते हैं और इवन के उनके पशु फसलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। 3.3 मार्क्स। नहीं, आप ये कर लीजिए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरी जीवन का कारण थे? नंबर 1, क्योंकि प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन क्या है बेटा? कि जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है, जो खाद है, खाद्य उत्पादन है, उससे ही शहरीकरण शुरू हुआ। क्योंकि अगर ज़मीन अच्छी थी तो कृषि को प्रोत्साहन मिला। नंबर 2, अगर कृषि को प्रोत्साहन मिला तो नए नए रोजगार, नए नए व्यवसाय शुरू हुए। तीसरा, उसी से गांव बसे और गांव से आगे चलकर
शहरीकरण बढ़ा, यानी कि शहर बसे। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद है रोम साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट। मुझे लगता है ये प्रश्न ना आज तक मैंने जितनी बार भी देखा सबसे ज़्यादा बार आया है प्रश्न कि रोमन साम्राज्य की तीसरी शताब्दी का संकट क्या था। इस बार भी आप इसे अच्छे से तैयार करें क्योंकि ये आ सकता है। देखिए, जो तीसरी शताब्दी थी, तीसरी शताब्दी रोम के इतिहास में एक बहुत ही उथल पुथल की शताब्दी मानी जाती है। क्यों? नंबर 1, इस शताब्दी में रोम में बहुत ज़्यादा अशांति और अराजकता का माहौल था। ससानी शासक जो ईरान से थे उन्होंने लगातार रोम पर आक्रमण किए। इसके अलावा कुछ कबीले जैसे फ्रैंक, गोथ, इनके आक्रमणों के कारण भी रोम की जो स्थिति थी वो काफ़ी डांवाडोल थी, जिसकी वजह से जो रोम के सम्राट थे वो लगातार चेंज होते जा रहे थे। 47 सालों में 25 शासक बदल जाते हैं, तो ये अपने आप में रोम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा संकट की घड़ी थी। प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। चीन विजय का अभियान चंगेज खान के द्वारा। सबसे पहले नंबर, इसको 3 पॉइंटों में लिखो, ज़्यादा लिख के इधर उधर का लिखने की बजाय ये है कि आप टू द पॉइंट बात करें। देखो, तीन अभियान हैं यहाँ पर जो उसने 3 बार किए। एक तो सबसे पहले 1205 से 1209 तक चंगेज खान ने चलाया, जिसमें सीसिया क्षेत्र पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। दूसरा 1213 में उसने चीन की दीवार को ही ध्वस्त कर दिया। उसके बाद 1215 में उसने चीन की राजधानी पीकिंग को जीत लिया। बस उसके बाद उसने चीन का जो तीसरा वंश था उस पर भी आक्रमण किए और 1216 में वो अपनी देश वापस चला गया। उसके बाद है सामंतवाद का क्या अर्थ है। देखिए, सामंतवाद अंग्रेजी भाषा में इसे फ्यूडलिज्म कहते हैं। ये जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। इसमें क्या था कि पूरी भूमि का यूरोप में, क्योंकि यूरोप में शुरू हुई है और फ्रांस में शुरू हुई है मेनली, तो यूरोप में क्या था, पूरी भूमि का मालिक जो होता था वो शासक होता था। वो अपनी ज़मीन को कुछ टुकड़ों में बांटकर वो ज़मीन कुछ व्यक्तियों को दे देता था, बदले में उनसे निष्ठा, सेना और कर लेता था। अब जिनको ये भूमि का टुकड़ा मिला है वे सभी लोग सामंत कहलाते थे और ये पूरी पद्धति सामंतवाद कहलाती थी। उसके बाद है चिरोकी समुदाय की बेदखली का वर्णन करें। अब इसमें देखिए, चिरोकी जो था एक जॉर्जिया का कबीला था और इन्होंने पश्चिमी सभ्यता को अपनाने का, यूरोपियों के हिसाब से रहना, अंग्रेजी बोलना सब सीख लिया था ताकि यूरोपवासी ने अपने साथ मिला सकें। और इनकी इस बात की पुष्टि को अमेरिका की अदालत भी, न्यायाधीश भी करती हैं कि चिरोकी एक विशेष समुदाय है। ये अब मूल निवासी नहीं बल्कि यूरोपवासियों की जीवन शैली को अपना चुके हैं। परंतु अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे एंड्रयू जैक्सन, उन्होंने क्या किया, फिर भी चिरोकियों को उनके स्थान से बेदखल करके उन्हें कहीं किसी और रिजर्वेशन में भेज दिया, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में चिरोकी मारे गए। लगभग 1/4 चिरोकी जो थे वो ख़त्म हो गए। और उनके इस सफ़र को, क्योंकि जिस सफ़र में जाते हुए इतने अनेक चिरोकी मारे गए, उस सफ़र को आंसुओं की राह के नाम से जाना जाता है। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा अन्याय रहा होगा, जिन्होंने अपने आप को बदलने का भरसक प्रयास भी किया यूरोपवासियों के हिसाब से, फिर भी उन्होंने उन्हें निकाल दिया। उसके बाद है चीन इतिहास में लॉन्ग मार्च। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको आ सकता है। लॉन्ग मार्च चीन के इतिहास में असल में साम्यवादियों का, माओ त्से-तुंग के उत्थान का एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा थी। लॉन्ग मार्च, मार्च का मतलब यात्रा होता है बेटा, लॉन्ग का मतलब लंबी। एक्चुअली लंबी इसलिए क्योंकि 6000 मील लंबी यात्रा थी और इस यात्रा को जो है कंटिन्यू किया था साम्यवादियों ने। और 370 दिन, यानी कि 1 साल से भी 5 दिन अधिक, 370 दिन तक चली थी। इसमें लगभग 82,000 जो साम्यवादी थे, कम्युनिस्ट थे, वो मारे गए थे। परंतु इस यात्रा ने माओ त्से-तुंग की योग्यता, उसकी क्षमता, उसके दृढ़ निश्चय को एक पहचान बना दिया था और जहाँ से उनका उत्थान शुरू हुआ और जो बहुत लंबे समय तक, यानी कि आज तक चल रहा है। तो क्योंकि साम्यवादियों के उत्थान से संबंधित थी ये लॉन्ग मार्च, इसीलिए इसका बहुत विशेष महत्व है।
फिर जापान के विकास हुआ तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदलाव आए। देखिए, पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, और एक घर का एक मुखिया होता था जिसके अधीन पीढ़ियाँ सारी रहती थी। परंतु जैसे जैसे विकास हुआ तो नंबर 1 पे संयुक्त परिवार बदल गए एकल परिवार में, ठीक। नंबर 2 पे अब पति पत्नी दोनों ही काम करने लगे ताकि परिवार को चलाया जा सके। अब तीसरे पे क्या है, क्योंकि नई नई आवश्यकताएं बढ़ी, अब दोनों ही काम पे जाते हैं पति पत्नी, तो उन्हें अब ऐसे गैजेट्स, ऐसे उपकरण चाहिए थे जो काम को, घर के काम को आसान कर सकें। इसीलिए रोज़ नई नई वस्तुएं खरीदी जाने लगी जो घर के काम को आसान कर सके, जिससे उद्योगीकरण को भी बढ़ावा मिला। उसके बाद है 3 बड़े क्वेश्चन। एक तो है मेसोपोटामिया सभ्यता में मारी नगर। आप अपने नोट्स उठाइए या गाइड या बुक जो भी आपको करवाया टीचर ने, वहाँ से मारी नगर की, उरुक नगर की और उर की विशेषताएं कर लीजिए। एक लेखन पद्धति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आता है, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ते हैं। नवजागरण या पुनर्जागरण का अर्थ लिखना है बेटा। फिर आपको पुनर्जागरण क्यों आया, आपने इसके ऊपर विस्तार से लिखना है, वो सभी कारण लिखने हैं। वो कारण पुनर्जागरण के जो हैं, भौगोलिक खोजें हो सकती हैं, मुद्रण का आविष्कार हो सकता है, धर्म युद्ध हो सकता है, अनेक कारण हैं। 7 कारण तो आपको जरूर लिखने चाहिए। उसके बाद है धर्म सुधार आंदोलन का वर्णन। यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन जो था उसका भी एक बड़ा कारण जो था, धर्म सुधार आंदोलन की चर्च में फैली हुई बुराइयां, उसका बहुत बड़ा कारण था। तो मार्टिन लूथर का उत्थान था, वो सब आपने विस्तार पूर्वक बताना है। इसमें आप चाहें तो मार्टिन लूथर की शिक्षाएं भी नटशेल में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जापान के आर्थिक और औद्योगिक विकास का वर्णन करें, और 1911 की चीनी क्रांति की घटनाएं। अब घटनाएं नहीं बेटा, यहाँ पर आपको कारण भी आ सकते हैं, यहाँ पर आपको संधि की शर्तें भी आ सकती हैं, उसके प्रभाव भी आ सकते हैं। पिछले साल 1911 की चीनी क्रांति के शायद कारण आए थे, वो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। उसके बाद है स्रोत बेस्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए, गजन खान का एक भाषण है जिसने 1295 से लेकर 1304 तक शासन किया। पहला इल्खानी शासक था। उसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। मंगोल, तुर्की, यायावर सैन्यपतियों को उसने भाषण दिया, जिसे संभवतः उसके ईरानी वजीर रसीदुद्दीन ने लिखा था और जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सबको लूटने का उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली कोई और नहीं है। चलो हम सब मिलकर उनको लूटते हैं। लेकिन आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोजन सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना होगा। ये यहाँ पर जो गजन खान है वो बेटा काफ़ी नरम स्वभाव का शासक है। हम कह सकते हैं कि चंगेज़ खां के वंशज होने के बावजूद उसने किसानों का पक्ष लिया। तो चंगेज़ खां किसका वंशज था, गजन खां किसका वंशज था, चंगेज़ खान का। उसके बाद है गजन खान ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था, इस्लाम धर्म। और गजन खान का शासनकाल 1295 से 1304 ईस्वी। उसके बाद है दूसरा पैरा, निकोलो मैकियावेली अपने ग्रंथ द प्रिंस में 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं। काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें, केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में है, तो मैं कहता हूँ जब भी मनुष्य के बारे में चर्चा होगी, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नज़र में रहते थे, तो मैं इनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिस कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बने। मैकियावेली मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं। मैकियावेली की रचना का नाम द प्रिंस। मैकियावेली की रचना में किसके स्वभाव का वर्णन किया गया, मनुष्य के स्वभाव का। और मैकियावेली ने मनुष्य के बारे में क्या विचार दिए हैं, वे मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और अपने दुष्ट प्रभावों को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं। उसके बाद है तीसरा पैरा, होपी कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी। प्रस्तर होता है पत्थर की पट्टी पर यह खुदा था कि होपी ये मानते हैं कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आएंगे। वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे।
इसीलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठे हुए। वे सुबह सुबह उठ गए। उन्होंने सूर्य उदय देखा। उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई और उन्हें बख्तरबंद स्पेनी कॉन्विस्टाडोर, ये विजेता जेतू होते हैं, दिखाई पड़े। तो होपी कौन थे? कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी। होपी लोगों का क्या मानना था? उनका मानना था कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आएंगे। वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे। होपियों को मरुभूमि में क्या नजर आया? उन्हें बख्तरबंद स्पेनी कॉन्विस्टाडोर दिखाई पड़े। ये 3 पैरों के अलावा बेटे आपको मानचित्र है 5 नंबर का, 3 तो आपको भरने हैं, चिन्हित करने हैं। रोम, भूमध्य सागर, कुस्तुनतुनिया। 2 आपको भरे भराए मिल रहे हैं। एक तो जहाँ ए लिखा हुआ है वो सारा रूस है, जहाँ बी लिखा हुआ है वो सारा चीन। अब हो सकता है आपको मंगोलिया साम्राज्य आ जाए, थोड़ा ध्यान रखना। पेपर में भरने के लिए जहाँ ए या बी लिखे होंगे अगली बार मंगोलिया हो सकता है, भूमध्य सागर हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। उसके बाद आपको जो भरने हैं, हमने भरने हैं यहाँ पर एक तो रोम, एक कुस्तुनतुनिया और एक भूमध्य सागर। अगर हम रोम की बात करें बेटा तो इटली में ही एक जगह है रोम, जिसको मैंने ऐसे चिन्हित किया है। ये पूरा भूमध्य सागर है। और कुस्तुनतुनिया क्या है? जो ब्लैक सी है, ये वाला ब्लैक सी है, इसके नीचे जो जगह हम देख रहे हैं यहाँ पर कुस्तुनतुनिया है। आपने उस पर डॉट लगाकर और वहाँ पर कुस्तुनतुनिया लिख देना है। फिर आपके 3 मार्क्स यहाँ पर भी पक्के हो जाएंगे। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी, काम आएगी, आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आसानी रहेगी आपको तैयारी करने में। बाकी फिर भी कोई शंका हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, आंसर आपको देंगे, आपकी हेल्प करेंगे जहाँ तक हो सका। इसी आशा के साथ कि बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे मार्क्स आए आपको ये ना लगे कि आपने थ्योरी वाला सब्जेक्ट ले लिया है, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का थोड़ा है। लेकिन थ्योरी मार्क्स को अगर आप जी जान से पढ़ें तो आपका नंबर कोई काट भी नहीं सकता। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास के बच्चों के साथ, और कोई भी क्वारी हो तो बेझिझक पूछ डालिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।